फर्स्ट फ्लाइट से क्लास 10 के लिए फ्रेंड्स आपके लिए मैंने लिया है फ्रॉम द डायरी ऑफ आन फ्रैंक। जैसा आप पसंद करते हो लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, उसी तर्ज पर आज मैं फिर आपको ये चैप्टर भी बताऊंगा कि फ्रॉम द डायरी ऑफ आन फ्रैंक चैप्टर में क्या है। तो सबसे पहले तो आपको जानना होगा कि एक 13 साल की लड़की है आन आन फ्रैंक, और वो डायरी लिखती है, और फ्रेंड वो हाई किटी करके एक डायरी लिखती है। और वो जो डायरी लिखती है फ्रेंड, तो उसको उसके ये म्यूजिंग्स होते हैं, उसके ये सोच होते हैं कि पता नहीं क्या आने वाले समय में जो वार डेज के एक्सपीरियंस को मैं डायरी में लिख रही हूँ, कि आने वाले समय में लोग इसको पढ़ना चाहेंगे, क्या वो इस बात का ध्यान देंगे कि जस्ट 13 ईयर ओल्ड जो बच्ची है उसके डायरी में, उसके जर्नल में कुछ ऐसी बात होगी जो सब लोग पढ़ना पसंद करेंगे। तो राइटिंग इन अ डायरी इज अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर आन फ्रैंक, ठीक है फ्रेंड, बिकॉज सी हैज़ नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर। इससे पहले ऐसा जर्नल या ऐसा कुछ खास चीज़ उसने कभी नहीं लिखा। हालांकि छोटे बड़े कविते और कुछ कुछ उन्होंने लिखा है, लेकिन सार्वजनिक रूप से उसने कभी कुछ नहीं लिखा, और वो सोचती है इट ऑल्सो सिम्स टू हर that later on neither she nor anyone else will be interested in the musings of a 13-year old school girl। तो वो सोचती है कि क्या ये 13 साल की जो स्कूल की एक बच्ची है उसके म्यूजिंग्स, उसके सोच को कोई गहराई से लेगा और उसको देखेगा। तो चलिए देखते हैं कि इस चैप्टर में उसके फीलिंग्स को और कैसे दिखाया गया, उसके लाइफ को कैसे दिखाया गया है। Anneliese Mary Anne Frank, June 12, 1929, February March 1945, was a German born Jewish girl। तो आप जानते हो जू JEW, जू से यहूदी, से यहूदी वर्ड है ये जू। तो जूइश गर्ल थी, who wrote while in hiding with her family and 4 friends in Amsterdam during the German occupation of the Netherlands in World War II। तो जर्मन जब एल्सेस और दूसरे गाँवों को भी अपने अंदर ले रहा था, जर्मनी चाहता था कि उसकी भाषा चारों तरफ चले और उसका साम्राज्य हो, वैसे ही स्थिति में आन फ्रैंक है और उसके परिवार हैं। तो आगे देखें कि वो क्या भुगतते हैं और कैसे उनका जीवन चल रहा है, बैकग्राउंड क्या स्टोरी का। हर फैमिली हैड मूव टू एम्स्टर्डम आफ्टर द नाजीज गेंड पावर इन जर्मनी। जब नाजी लोगों का जर्मनी में पावर बन जाता है और फिर वो चाहते हैं कि हम जर्मनी के क्षेत्र को और बढ़ाएं, बट वर ट्रैप्ड व्हेन द नाजी ऑक्यूपेशन एक्सटेंडेड इनटू नीदरलैंड्स। और वो फंस जाते हैं जब नाजी ऑक्यूपेशंस जो है वो नीदरलैंड में बढ़ता है। एज persecutions against the Jewish population instead the family went into hiding in July 1912। और जब वो परसू करते हैं, पीछा करते हैं, वो चाहते हैं कि वो सारे क्षेत्र को हम मिला लें जर्मनी में। तो ऐसी स्थिति में ये जो परिवार है आन फ्रैंक का, वो जुलाई 1942 में वो एक हिडन अंडरग्राउंड हो जाता है, हिडन जगह पे चला जाता है, हिडन रूम में चला जाता है। हिडन रूम्स इन हर फादर ओटो फ्रैंक्स ऑफिस बिल्डिंग। और ओटो फ्रैंक्स के जो ऑफिस बिल्डिंग होते हैं, इस पर कई सारे मूवी भी बने हैं, तो आप उसको देख सकते हैं कैसे वहाँ जाके वो परिवार छिप जाते हैं। आफ्टर 2 ईयर्स इन हाइडिंग, और 2 साल उस तरह से बिताते हैं। आज के सिचुएशन में फ्रेंड, जैसे हम घर में अपने बिता रहे हैं लॉकडाउन में, तो सोचो कितना अकबक लग रहा है जबकि हम थोड़ा बहुत बाहर भी निकल सकते हैं, और जबकि वो 2 साल ऐसे हाइडिंग करके वो जीते हैं वहाँ, तो आप सिचुएशन समझ सकते हो फ्रेंड। द ग्रुप वाज बिट्रेड एंड transported to the concentration camp system where Anne died of typhus in Bergen बेल्शन विद इन डेज ऑफ हर सिस्टर। और कोई भेदिया जो है उनकी हाइडिंग प्लेस को बता देता है, और फिर वो कंसंट्रेशन कैंप में चले जाते हैं। और वहाँ जानते हो फ्रेंड, वहाँ लोगों को भूखे प्यासे रहना पड़ता था, वहाँ पे बहुत यातनाएं मिलती थी, खास करके भूख से लोग मर जाते थे। एंड डाइड ऑफ टाइफस इन, तो उसको टाइफस हो जाता है, टाइफस टाइफॉइड आप जानते हो, ठीक है। द ओनली सर्वाइवर ऑफ द ग्रुप रिटर्न टू एम्स्टर्डम आफ्टर द वॉर एंडेड टू फाइंड दैट हर डायरी हैड बीन शेप्ड। और वो उसका डायरी बच जाता है वहाँ पे। कन्विंस्ड दैट इट वाज अ यूनिक रिकॉर्ड, ही टुक एक्शन टू हैव इट पब्लिश्ड इन इंग्लिश अंडर द नेम द डायरी ऑफ यंग गर्ल। और फिर वही डायरी जो वहाँ पर अपने अनुभव लिखती है वो यंग गर्ल, उस वो डायरी संजोग से बच जाता है और बाद में वो प्रिंट होता है, जिसका नाम है द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। और उसी को आज हम पढ़ रहे हैं, उसी के एक्सट्रैक्ट को पढ़ रहे हैं, नॉट एग्जैक्टली दैट। द डायरी वॉज गिवन टू अन फ्रैंक फॉर हर 13th बर्थडे। अब उसको देखो कितना ये दुखद आपको लगेगा, ठीक है, कि वो 13 बर्थडे का उसका प्रेजेंट था, द पुअर गर्ल, एंड chronicles the events of her life from June 12, 1912 until its final entry of August 101, 1944। तो डायरी में जो अंतिम पेज मिलता है जहाँ पर एंट्री किया गया है उनके द्वारा, वो अगस्त 1, 1944 में था। इसके बाद वो नहीं कर पाई थी, सिचुएशन जो भी हो। इट वॉज इवेंचुअली मीन्स एट लास्ट ट्रांसलेटेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल डच इनटू मैनी लैंग्वेजेस। तो डायरी का जो ओरिजिनल था फॉर्म, वो स्टूडेंट्स डच में था, और फिर उसको जर्मन इंग्लिश और फिर दूसरे लैंग्वेज में भी ट्रांसलेट किया गया, एंड बिकेम वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट वाइडली रीड बुक्स।
और इस जर्नल को, इस डायरी को विश्व में सारे लोगों ने पढ़ा, और यू कैन से वाइडली रीड, बहुत ज़्यादा लोगों ने पढ़ा। देयर हैव ऑल्सो बीन सेवरल फिल्म्स, और इसमें बहुत सारे फिल्म्स बने, टेलीविजन सीरियल्स बने, थिएटर पर में लोगों ने ड्रामा किया उसके ऊपर, थिएट्रिकल प्रोडक्शन हुआ, एंड इवन एन ओपेरा, और फिर संगीत में नाटक भी हुआ बेस्ड ऑन द डायरी। डिस्क्राइब्ड एज द वर्क ऑफ ए नेचर एंड इंसाइटफुल माइंड, द डायरी provides an intimate examination of daily life under नाजी occupation। तो ये एक एक पेज इस बात का सबूत है कि जब नाजी ऑक्यूपेशन चल रहा था तो फिर कैसे वो जो ऑक्यूपाई कर रहे थे दूसरे क्षेत्रों को, तो कैसे उस समय के लोग कैसे जी रहे थे, उनका जीवन कैसा था फ्रेंड, ये आपको बताता है। आन फ्रैंक हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड एंड डिस्कस्ड ऑफ द होलोकॉस्ट विक्टिम्स। तो इन्हों सबसे जो क्रूर जिसको कह सकते हैं शासन में रहने वाली कौन थी, आन फ्रैंक। डू यू कीप अ डायरी, क्या आपके पास डायरी है? हियर आर सम टर्म्स वी यूज टू डिस्क्राइब रिटन रिकॉर्ड ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंस। जर्नल और डायरी दो टर्म होता है फ्रेंड, मैं यूज भी कर रहा हूँ, तो आप देखें कि ये दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। ये आपके क्वेश्चन में, परीक्षा में आ भी सकता है, और खास करके ये आपको जनरल टेस्ट में आ सकता है, फाइनल एग्जाम में कभी कभी ये नहीं भी पूछते हैं, तो फिर भी आपको जानना जरूरी है, व्हाट इज द डिफरेंस। A book with a separate space or page for each day in which you write down your thoughts and feelings or what has happened on that day, particular day, that is journal. Diary is a full record of a journey, a period of time or an event written every day। तो ये एक ही कहानी चलता रहता है लगातार, तो वो होता है डायरी। तो आगे के दो टर्म है जो डायरी और जर्नल के बाद, वो लोग है, लोग में बता चुका था, और उसके बाद है मेमोआ। एक्चुअली MEMOIR, इसको मेमोआ पढ़ते हैं इन ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन। इफ़ इट इज़ एडेड विद एस देन मेमोज, अ रिटन रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स विद टाइम्स एंड डेट्स। जब टाइम्स एंड डेट्स के साथ डिटेल लिखा गया हो तो हो गया मेमोआ। यूजुअली ऑफिशियल, अक्सर ये ऑफिशियल होता है, नॉट पर्सनल होता है, ठीक है, इसलिए ये ज़्यादा प्रचलित नहीं है क्योंकि आप पर्सनली इसको नहीं करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको एग्जांपल भी दिया है 2 नंबर है मेमोआ का, ठीक है, और एग्जांपल देने के बाद यहाँ से आपका टेक्स्ट शुरू हुआ है। देखो, पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, आई थॉट ऑफ दिस शेइंग on one of those days when I was feeling a little depressed and was sitting at home with my chin in my hands। जब आप म्यूजिक्स में होते हैं, सोच में होते हैं, तो आप ठुड्डी को अपना ऐसे लेके बैठते हैं, तो वही एक्सप्रेशन है यहाँ पे फ्रेंड। आप जब बोर होते हैं, लिस्टलेस होते हैं, उदास होते हैं, वंडरिंग वेदर टू स्टे इन और टू गो आउट, कि आप घर पे रहें या बाहर जाएं, छिपके रहें या निकलें। आई फाइनली स्टेड वेयर आई वाज ब्रूडिंग, और विचार करते हुए वो आन फ्रैंक बैठी रहती है, और वो कहती है यस पेपर डज हैव मोर पेशेंस। डज हैव यहाँ पे यूज़ किया गया एम्फेटिक के रूप में, यानी कि जरूर है पेशेंस, और पेपर के पास ज़्यादा पेशेंस है फ्रेंड। आप अपनी बातें पेपर पे लिखो तो आप उसको ग्रहण कर लेता है, फ्रेंड को बोलो तो जब उससे आपको झगड़ा होगा तो वो बाद में वही आपको उलाहना देगा, टॉन्ट देगा। इसलिए ये कहती है आन फ्रैंक कि पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन एनीथिंग। एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनीवन एल्स रीड दिस स्टिफ बैक्ड नोटबुक grandly referred to as a diary, unless I should ever find a real friend, it probably won't make a bit of difference। तो वो कहती है कि जब तक मुझे एक सच्चा मित्र नहीं मिल जाता है ना, तब तक मैं ये किसी को पढ़ने देने वाली नहीं हूँ, इसलिए मैं इसको आगे लिखती हूँ। आगे का टेक्स्ट है फ्रेंड, जस्ट मेरे वीडियो के नीचे आप देखें। नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट दैट प्रॉम्प्टेड मी टू कीप अ डायरी इन द फर्स्ट प्लेस, आई डोंट हैव ए फ्रेंड। तो अगर ऐसी स्थिति में जब वो किसी कंसंट्रेशन कैंप में हो, जब हाइडिंग्स में हो, तो वहाँ पे कोई फ्रेंड मिलना संभव नहीं था। ऐसे में एक बढ़िया फ्रेंड कौन था, किट्टी, यस द डायरी। तो उसने डायरी को ही अपना फ्रेंड बनाया, और इसलिए आज भी डायरी को हम संबोधित करते हैं हाय डायरी बोल करके। वो तर्ज किसने दिया था, वो शुरुआत किसने की थी, यही आन फ्रैंक ने की थी फ्रेंड। चलो आगे देखते हैं। तो देखिए, लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, बोलते हैं कि जरा मैं अपनी बात अच्छे से बताने का प्रयास करती हूँ। सिंस नो वन विल बिलीव दैट ए 13-year-old गर्ल इज़ कम्प्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड। अब जब मैं लिखूंगी कि एक 13 साल की लड़की बिल्कुल अकेली है, तो शायद आने वाले समय में लोग इसको न समझे, न माने, क्योंकि उन्हें तो लगेगा कि भाई एक 13 साल की लड़की, जो मम्मी पापा उनके कहाँ गए, तो वो अकेली कैसे हो गई थी, जबकि वो वर्ल्ड वार की सिचुएशन में, कंसंट्रेशन कैंप में और जो हाइडिंग्स में थी, इस बात को सब लोग समझ पाएंगे कि नहीं। आई हैव लविंग पेरेंट्स एंड अ 16-year-old सिस्टर, और उसकी बड़ी बहन भी है, और एक और मम्मी पापा भी हैं जो उसे बहुत प्यार करते हैं। ऐसी बात नहीं कि वो बिल्कुल दुनिया में अकेली है, लेकिन वो जो फीलिंग्स अपना शेयर करना चाहती है, ना मम्मी पापा से कर सकती है, ना किसी और से कर सकती है। और चलिए देखते हैं उसके फीलिंग्स क्या हैं। एंड देयर आर अबाउट 30 पीपल इन आई कैन कॉल फ्रेंड्स। तो देखो, ऐसा नहीं है कि आन फ्रैंक का, जैसे आपके दिमाग में ही आया हो कि आन फ्रैंक का कोई नहीं होगा बोल के डायरी लिख रहे, नहीं, उसके दोस्त हैं, परिवार हैं, सब लोग हैं, ऑल सराउंडिंग्स आर ग्रीन।
बट आई हैव ए फैमिली, लविंग आंट्स एंड ए गुड होम, एक अच्छा घर भी है, सब कुछ है, उसको कोई तकलीफ नहीं है. नो वन द सरफेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड. लेकिन उसे इस बात का तलाश है, एक सच्चा दोस्त उसकी अभी भी तलाश है, और वो एक डायरी ही हो सकता है, माई फ्रेंड. ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विद फ्रेंड्स इज़ हैविंग ए गुड टाइम. आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनीथिंग बट ऑर्डिनरी एवरीडे थिंग्स. अच्छा, आप दोस्तों के बीच रहेंगे क्या करेंगे? मौसम की बात करेंगे, खाने पीने की बात करेंगे, या एक दूसरे की प्रशंसा करेंगे, या आप क्या क्या अचीव किया है आपने वो बताएंगे, या फिर किसी थर्ड पर्सन की बात करेंगे. आप फर्स्ट और सेकंड पर्सन मिलकर थर्ड पर्सन की बात करेंगे. तो इन सारी चीज़ों से वो ऊपर की बात करना चाहती है, इसलिए उसे एक ऐसा दोस्त चाहिए जो इन सबसे अलग हो, और वो तो बस बुक और कॉपी ही हो सकता है, डायरी ही हो सकता है. We don't seem to be able to get any closer, and that's the problem. Maybe it's my fault that we don't confide in each other. In my case, that's just how things are. Unfortunately, they are not liable to change. This is why I have started the diary. और उसने कहा है कि आप विश्वास करो या ना करो, दोस्त मेरा हो या किसी का भी हो, लेकिन दुर्भाग्य से उसे इस सिचुएशन को बदलने की कोई उम्मीद नहीं है, और जब उम्मीद नहीं है तो अपने एक्सप्रेशंस को वो किसे बताएगी. इसलिए उसने क्या किया, एक डायरी लिखना शुरू किया है फ्रेंड. टू इन्हांस द इमेज ऑफ To enhance the image of the long awaited friend in my imagination, I don't want to jot down. Jot down here means note down. Let me circle it. To jot down the facts in this diary the way most people would do, but I want the diary to be my friend, and I'm going to call this friend Kitty. So hi Kitty, hi diary. ठीक है, तो उसने डायरी को अपने फ्रेंड का एक नाम भी रख दिया है, और वो क्या है, किट्टी. ओके, चलो आगे देखते हैं. माई फादर एंड माई फादर द मस्ट एडोरेबल फादर. और दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करने वाले कौन है? उसके पिता. ठीक है, बहुत अच्छे पिता हैं ही सिंह. आई हैव एवर शीन आज तक के जितने भी लोगों के फादर से मैं मिली हूँ, सबसे अच्छे हैं मेरे पिता. आई डिडंट मैरी माई मदर अनटिल ही वॉज 36. और 36 ईयर के जब उनके पापा थे तब उनकी शादी हुई. एंड सी वॉज 25. और उनकी मम्मी का क्या एज था? 25. माई सिस्टर मार्गोट was born in Frankfurt. It is capital, so of course place, no need to say. And it was in Germany in 1926. I was born on 12 June 1926. I lived in Frankfurt until I was 4. और जब 4 साल की थी वो, तब तक फ्रैंकफर्ट में रही. माई फादर इमिग्रेटेड, और वहाँ से जगह छोड़ के कहीं और चला जाना. माइग्रेशन और इमिग्रेशन आप पढ़े होंगे फ्रेंड. तो माई फादर इमिग्रेटेड टू हॉलैंड, और फिर 4 वर्ष की आयु तक फ्रैंकफर्ट में रही. ठीक है, और उसके पिता 1933 में, वो 1933 में हॉलैंड चले गए थे. और अब अपनी माँ की बात वो करती है, देखिए. While Margaret and I were sent to Aachen to stay with our grandmother, और Margot went to her land in December and I followed in February. यहाँ पे क्या बता रही है कि वो उसका परिवार का सेटिंग बता रही है, वो लोग कैसे रह रहे थे, कहाँ आना जाना कर रहे थे, क्या कर रहे थे, नहीं कर रहे थे. ठीक है, और एचिन किसको भेजा गया था? वाइल मार्गोट आई वर सेंट टू एचिन, और फिर इसको एचिन भी भेजा गया था टू स्टे विद आवर ग्रैंड मदर, ताकि दादी के साथ भी ये रह सके. मार्गोट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर एंड आई फॉलोड इन फरवरी. व्हेन आई वाज प्लंक्ड डाउन. अच्छा, आप यहाँ पे सोचने का प्रयास करो कि प्लंक डाउन का मतलब क्या हो सकता है. यस, आई एम गिविंग यू टू थिंक. Yes, plunk down on the table. Yes, plunk word is used with any flat surface made of wood. So it is used like a verb here, plunk down on the table as a birthday present for Margot. और उसको बर्थडे प्रेजेंट के रूप में प्लाई या प्लंक कर दिया गया था, यानी कि रख दिया गया था. कहाँ? मेज पर परोस दिया गया था. एक तरह से हम प्लेट रखते हैं, कुछ गिफ्ट रखते हैं धीरे से. यस, प्लंक. आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मॉन्टसरी. ठीक है, अब देखो यहाँ पे यही पैराग्राफ है फ्रेंड. आई स्टार्टेड, देखो मैं पहले इंडिकेट कर दूं आप आगे बढ़ने से पहले, अभी मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ. आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मॉन्टसरी नर्सरी स्कूल. कहाँ से इसने पढ़ाई शुरू किया था वो दिया है. आई स्टेड देयर अंटिल आई वाज 6. और 6 वर्ष की जब तक थी. कौन? यस, बताइए. आन फ्रैंक. ठीक है, तो वहाँ पे मॉन्टसरी स्कूल में पढ़ी तब तक, 6 वर्ष तक. एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म. In the 6th form, my teacher was here in place of a standard
form word is used. Sixth form, my teacher was Mrs. Kaprash, the headmistress. Okay. At the end of the year, we were both in tears as we said a heartbreaking farewell. और जब वो टीचर से अपनी विदा होने लगती है तो दोनों को के आंखों में आंसू भर जाता है। तो क्यों भर जाता है, इसके लिए हम लोग इसके ऊपर एक घटना भी आएगा, तो हम देखेंगे कि कैसे क्या रिलेशन था टीचर के साथ इसका, और कैसे वो हंसते बोलते थे, या फिर एक दूसरे को चिढ़ाते थे, या फिर ये गुस्सैल थी, क्लास में कक्षा में कैसा व्यवहार करती थी। तो क्या यादगार बनाया था इसने कक्षा में, चलो देखते हैं। ठीक है। इन द समर ऑफ 1941 ग्रैंड माँ यानी कि उसकी दादी फेल इल, बीमार हो गई, एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन, उनको एक ऑपरेशन करवाना पड़ा। सो माई बर्थडे पास्ट विथ लिटिल सेलिब्रेशन, और ऐसे गम के माहौल में जब कोई ऑपरेशन करवा के बेड पे पड़ा हुआ तो बर्थडे कैसा बीतेगा तो आप समझ ही सकते हैं। ठीक है। This birthday celebration attended to was intended to make up for the other. The grandma's candle was lit along with the rest. The four of us are still doing well, and that brings me to the present date of 20th June 1942 and the solemn dedication of my diary. और वहीं से इसी बर्थडे में जो उसको गिफ्ट मिलता है, और वहीं से उसका समझ लो कि जीवन चेंज होने वाला था, और फिर वो डायरी लिखना शुरू करती है। नेक्स्ट, सैटरडे 20 जून 1942, आप समझ लिए होंगे कि ये डायरी का एंट्री है। डियरेस्ट किट्टी, देखो यहाँ पे हाई किट्टी बाय किट्टी, जिससे हम लोग शुरू करते हैं डायरी, हाई डायरी, वैसे यहाँ पे फर्स्ट क्या है, डियरेस्ट किट्टी। तो ये जस्ट सैल्यूटेशन से आप समझ गए होंगे कि ये डायरी स्टार्ट हो गया। तो चलो एक पेज पढ़ते हैं हम लोग, कैसा लिखती थी वो डायरी। आवर इंटायर क्लास इज क्वैकिंग इन इट्स बूट्स। क्वैक मीन्स होता है हिलाना, जैसे हम फ्रस्ट्रेशन में या फिर समय को पास करने के लिए कक्षा में बैठ के अपने पैर डग 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 हिलाते हैं, डगमग डगमग, ऐसे 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 बहुत सारे बच्चों को आप देखे होंगे ऐसे ऐसे पैर हिलाने की उनको आदत होता है, तो वही क्वैकिंग है। The reason, of course, is the forthcoming meeting in which the teacher decide who will move up to the next form and who will be kept back. तो इसलिए भी सब लोग फ्रस्ट्रेशन में थे कि क्योंकि टीचर आज डिसाइड करने वाली थी कि कौन से नई कक्षा में जाने वाले हैं और कौन से फेल स्टूडेंट या दूसरे स्टूडेंट इसी कक्षा में रहने वाले हैं, इसलिए सबके मन में कौतूहल थी फ्रेंड। चलो देखते हैं आगे। हाफ द क्लास इज़ मेकिंग बेट्स, और आधा क्लास तो चैलेंज लगा रहा था, स्टेक बेट लगा रहा था, दाव लगा रहा था कि चलो मैं चला जाऊंगा तो मैं तुम्हें इतने फ्रैंक्स दूंगा, इतने डॉलर दूंगा, वो दाव लगा रहे थे एक दूसरे पे। जी एंड आई laugh ourselves silly at the two boys behind us, Sheehan and Jax, who have stocked their entire holiday savings on their bet। और देखो ये तो जैक्स और एक और बच्चे ने क्या किया है कि उसने छुट्टी में जितना पैसा बचाया था सब उसने स्टेक पे यानी दाव पे लगा दिया है। माय फ्रेंड, नो इट्स ह्यूमरस। यस यू आर, नो आई एम नॉट, इवन जीएस प्लीडिंग ग्लांसेस एंड माय एंग्री आउटबर्स्ट कांट काम देम डाउन। और वो इशारा करती है लेकिन कोई सुनवाई नहीं है, वो बस दाव लगाए जा रहे हैं। इफ़ यू आस्क मी देयर आर सो मेनी डमीज दैट अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक। सच कहें ना तो क्लास में क्या था कि बहुत सारे डमीज़ थे। डमीज़ का मतलब है पढ़ने लिखने वाले नहीं, भोंदू टाइप के बच्चे। तो वो सारे बच्चों को ना रखना चाहिए क्लास में ही। बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रीचर। देखो एक बड़ा अच्छा वर्ड यहाँ पे आया है कि टीचर्स को आप कभी भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि वो क्या करने वाले हैं। आप सोचेंगे कुछ, वो करेंगे कुछ। अनप्रेडिक्टेबल हैं वो। अनुमान लगाना संभव जिसके बारे में नहीं है। ऑन द अर्थ, तो ये कहती है, आन फ्रैंक कहती है कि भाई टीचर्स अनप्रेडिक्टेबल हैं ऑन द अर्थ। तो इसी को हम आगे बढ़ाते हैं कहानी को। आई एम नॉट सो वरीड, आगे कहती है कितने ऑन फ्रैंक, आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्ल फ्रेंड्स एंड माई शेल्फ, वी विल मेक इट। हम लोग तो भाई नेक्स्ट क्लास में जाने वाले हैं, तो गर्ल फ्रेंड्स हमारी जितनी हैं वो तो कोई बात नहीं है, वो रेडी है। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर, एक ही सब्जेक्ट में से डाउट था, अबाउट इन मैथ्स। तो आप जानते हो फ्रेंड कि मेरी आत्मा तुम्हें सताएगी वाली बात है मैथ्स। तो मैथ्स में इसको भी डाउट है जैसे एवरेज लोगों को होता है। और एनीवे ऑल वी कैन डू इज टू वेट। और भाई मैथ्स में क्या हुआ नहीं हुआ तो क्या कर सकते थे, बस इंतजार कि टीचर आए और अनाउंस करें। I get along pretty well with all my teachers. There are 9 of them, 7 men and 2 women. Mr. Kishing, अब देखो कौन कौन यहाँ पे आता है। Mr. Kishing, the old fogey who teaches maths, was annoyed with me। अब इनसे एक ओल्ड फोगी
यानी कि वो जिसको झुर्री पड़ जाता है फ्रेंड, या दक्यूनिशी इंसान, है ना, जो लकीर का फ़कीर जिसको बोलते हैं, मैन ऑफ प्रिंसिपल, कि भाई वो वही करेंगे जो सोच लिए। तो एक ऐसे फ़ौजी व्यक्ति, ऐसे फ़ोगी व्यक्ति, फ़ोगी तो नहीं कह सकते, फ़ौजी, हु टीचेज मैथ्स वाज़ एनॉयड विथ मी फॉर एजेस बिकॉज आई टॉक्ड सो मच। अब मैथ टीचर इससे बहुत गुस्सा थे क्योंकि वो चैटर बॉक्स थी। कौन? आन फ्रैंक। तो आन फ्रैंक क्या थी? चैटर बॉक्स थी, बक बक करते रहती है। तो फिर देखें कि हाँ देखो ये टर्म आ भी गया, देखो आगे। आफ्टर सेवरल वार्निंग्स ही असाइंड मी एनी वर्क देना, असाइनमेंट आप जानते हो, मी एक्स्ट्रा होमवर्क एंड ऐसे ऑन द सब्जेक्ट चैटर बॉक्स। तो उसको एक टॉपिक ही दे दिया था, बातूनी, चैटर बॉक्स। चैटर बॉक्स व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट। अब वो सोच रहे हम क्या लिखें बातूनी पे, चैटर बॉक्स पे। आई वुड वरी अबाउट दैट लेटर। आई डिसाइडेड, आई जोटेड डाउन, जोट डाउन मीन्स नोट डाउन, द लिटिल इन माई नोटबुक, टक्ड इट इन माई बैग एंड ट्राई टू कीप क्वाइट। और वो धीरे से टॉपिक नोट करके रख लेती है और फिर सोचती है कि वो ये सोचती है कि चलो अभी मैं शांत रहती हूँ, बाद में मैं टॉपिक पे कुछ सोचूंगी, ठीक है। और वो उसको लिखने का प्रयास करेगी। आफ्टर आई वुड फिनिश, आप देखें क्लासरूम सिचुएशन का ये सीन है फ्रेंड। I would finish the rest of my homework. The note about the essay caught my eye. I began thinking about the subject while chewing the tip of my fountain pen. वो अपना फाउंटेन पेन का पिछला हिस्सा चबाते हुए या आगे का हिस्सा चबाते हुए, जैसे कि आप सोच में करते हैं इस तरह से, और वो सोच रही है, ठीक है। Anyone could ramble on and leave big spaces between the words, but the trick was to come up with convincing arguments to prove the necessity of talking। यहाँ पर जो इस पैराग्राफ का मतलब है फ्रेंड, इसका मतलब यह है कि कोई भी रैम्बल कर सकता है, गैप करके पेज को भर सकता है, लेकिन बात ये नहीं है। बात है कि कन्विंसिंग राइटिंग होना चाहिए। आप जैसे भी लिखें, गैप करके लिखें, सटा के लिखें, लेकिन बात क्या है कि आपका कन्विंसिंग होना चाहिए। देखो एक वर्ड है, तो वो सोचने लगती है कि आपको भी कोई आर्टिकल लिखने से पहले आप सोचते हैं, एवरेज बच्चे क्या सोचते हैं, कैसे कॉपी भरें। तेज बच्चे क्या सोचते हैं कि कैसे अच्छा आर्गूमेंट दें, कैसे टॉपिक के सब्जेक्ट से लेकर के सारे चीज़ को फॉर्मेट को मेंटेन करें। तो ऐसे ही कुछ सोच उसके मन में उभरता है। आई थॉट एंड थॉट, और वो सोचती है, लगातार सोचती है। एंड सडनली आई हैड एन आइडिया, और अंत में एक आइडिया आता है। आई रोट द 3 पेजेज। और जैसे उसके मन में एक आइडिया आता है सोच के, तो यही कुछ बच्चे क्या करते हैं हमारे क्लास में ना, वो सोचते ही नहीं हैं। ना सोचेंगे ना आइडिया आएगा, और थोड़ी देर अगर सोचे 2 मिनट आइडिया नहीं आया तो समझते हैं कि मैं कमज़ोर हूँ या फिर मुझे क्या करना बोल के छोड़ देते हैं। अगर आप थोड़ी ज़्यादा देर तक सोचेंगे टॉपिक पे, ज़रूर आइडिया आएगा माय फ्रेंड, और इसका एक आपका आदत बनेगा। सो म्यूजिंग इज़, इमेजिनेशन इज़ नेसेसरी, ब्रूडिंग इज़ नेसेसरी। आई थॉट एंड सडनली आई हैड एन आइडिया। आई रोट द 3 पेजेस मिस्टर किशिंग हैड असाइंड मी एंड वाज सेटिस्फाइड। और अंत में 3 पेज लिखती है वो, और 3 पेज लिख के सेटिस्फाइड हो जाती है कि चलो मुझे जो कहना था मैंने अपने पेज को कह दिया। आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल। और वो कोशिश करती है कि उसका जो टॉपिक है वो अंडर कंट्रोल हो, है ना। सिंस माई मदर टॉक्ड एज मच एज आई डिड, इफ़ नो मोर, एंड दैट देर इज़ नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेड्स। अब यहाँ पे एक टर्म है इनहेरिटेड ट्रेड्स। तो कुछ चीज़ें होता है जो आपको ख़ानदानी मिलता है। अब ये कहती है कि उसकी मम्मी बहुत बातूनी, बहुत बात करती है, तो भाई ये भी उसकी बेटी है तो करेगी ही, है ना। कुछ चीज़ें आपको क्या मिलता है, विरासत में मिलता है। यहाँ से मैं पढ़ रहा हूँ। Mr. Cashing had a good laugh at my argument, but when I proceeded to talk my way through the next lesson, he assigned me a second essay. This time he was supposed to be an incorrigible chatterbox। अब देखो पहले chatterbox था, अब यहाँ पे क्या उसको मिला है वर्क, इनकरिजिबल chatterbox। इनकरिजिबल मीन्स होता है फ्रेंड जिसको आप सुधार नहीं सकते हैं, जो मानने वाला नहीं, जो सुधारने वाला नहीं, है ना। तो ये टॉपिक उसको मिला है, तो इस तरह से वो चल रहा है। द क्लास रोड, आई हैड टू लाफ टू। और फिर वो क्वैक 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 सैड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। इस बात पे क्या हुआ कि बड़ा हंसी आया सब लोगों को। नेक्स्ट टॉपिक पे, द क्लास रोड, यहाँ रोड मीन्स गरजना गुर्राना होता है, लेकिन यहाँ पर है हंसी का ठहाका जोर से होना। आई हैड टू लाफ टू, और इससे भी हंसी आ जाती है। किसको? बताइए नाम, किसकी बात हो रही है? यस, आन फ्रैंक को। द आई वुड नियरली एग्जॉस्टेड माई इनजेन्युइटी ऑन द टॉपिक ऑफ चैटरबॉक्स। हालांकि चैटरबॉक्स पे हंसी मजाक बहुत हो गया, उसको वास्तव में अंदर से गुस्सा आ रहा था। इट वॉज टाइम टू कम अप विद समथिंग एल्स। चलो कुछ दूसरा हो जाए, चैटरबॉक्स, फिर इनकरेजिबल चैटरबॉक्स, फिर क्वैक 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 चैटरबॉक्स। अरे भाई और कोई टॉपिक नहीं है क्या? समथिंग ओरिजिनल। माई फ्रेंड शैन
हु वॉज गुड एट पोइट्री, शेन बड़ा अच्छा पोइट्री लिखता था। ऑफर टू हेल्प मी राइट द एशे फ्रॉम बिगनिंग टू एंड इन वर्स, और वो बोला कि चलो मैं कविता के रूप में एशे लिखने में तुम्हारी सहायता करने वाला हूँ। जम्प फॉर जॉय, उसे बड़ा खुशी हुआ। किसको? हुई द यस यू आर राइट, आन फ्रैंक। Mr. Cashing was trying to play a joke on me with this ridiculous subject, but I would make sure the joke was on him. अब वो कह दिए कि ये जोक मेरा नहीं आपका होगा, आप ही पे उल्टा पड़ेगा, मैं बता दी हूँ। आई फिनिश्ड माई पोम, उसने कविता को समाप्त कर लिया, पूरा कर लिया। एंड इट वाज ब्यूटीफुल, बड़ा सुंदर कविता बना था माय फ्रेंड। इट वाज अबाउट अ मदर डक, और ये किसके भी बारे में था? बत्तख की माँ, बत्तख, एक माँ बत्तख रहती है उसके बारे में। एंड फादर श्वान, और हंस पिता के बारे में। विथ 3 बेबी डकलिंग्स, और जिसके बारे में जिसके 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, चूजे हैं। हु वर बीटन टू डेथ बाय द फादर बिकॉज दे क्वैक्ड टू मच, और उसे इसलिए मार दिया गया था पिता के द्वारा क्योंकि वो क्वैक क्वैक करता था, बहुत चिल्लाता था। जैसे कि कोई पिता अपने संतान को इसलिए मार दे कि वो हल्ला करता है ना। मान लो मैं आपका वीडियो बना रहा हूँ और मेरी बेटी है एक छोटी सी, वो आके मुझे तंग करे तो मैं उसे जान से मार दूँ, तो एक ऐसा एग्जाम्पल है, एक ऐसी बुरी बात, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है क्या? तो उसने ये लिखा है। लकली मिस्टर कैशिंग टुक द जोक द राइट वे। अब देखो यहाँ पे अर्थ क्या हुआ इनडायरेक्ट, कि वो बकबक बकबक करती है। कौन, किसकी बात हो रही है? यस, आन फ्रैंक की। तो आन फ्रैंक बकबक करती है, तो आप पिता तुल्य हैं मिस्टर केशिंग, आप फादर हैं, आप टीचर के स्थान पर हैं, तो क्या आप उसे जान से मार दोगे क्या? चलो, उसी पे मौकरी दे दिया उसने, यानी कि देखो 13 ईयर्स में उसका दिमाग कितना चल रहा है। ही रेड द पोएम टू द क्लास एडिंग हिज ऑन कमेंट्स एंड टू सेवरल अदर क्लासेस एज वेल, और उस कविता को उसने दूसरे क्लासेस में जहाँ भी उनकी घंटी लगती थी वहाँ जाके वहाँ भी पढ़े उन्होंने। सिंस देन आई हैव बीन अलाउड टू टॉक, और तब से इसे बोलने की आज्ञा मिल गई, वो समझ गए थे, ऐसे बोलने की आज्ञा मिल गई, ठीक है। मिस्टर कैशिंग इज ऑलवेज मेकिंग जोक्स दिस डेज, योर्स एनो। तो देखो यहाँ पे एनो, जैसे कि आप आंटी में वाई लगा के उसको बनाते हैं खूबसूरत यानी प्यारा, वैसे इसने अपना नाम एनी लिखा है, योर्स एनी। एनो नहीं है, दैट वाज ए मिसप्रिंट व्हाट आई कुड सी, योर्स एनी। और योर्स में देखो यहाँ पे फ्रेंड की एपोस्ट्रोफियस नहीं लगाया। हम लोग क्या कर रहे थे कुछ समय पहले कि एपोस्ट्रोफियस लगा रहे थे, अभी हमने सुधार किया। तो इसके बाद आपका चलें, ये आपका वर्ड मीनिंग्स है, इसको आप ज़रूर पढ़ लें, खास करके इसमें एक दो चीज़ नया है जिसको आप छोड़े मत, है ना। फोर्टा कमिंग मीन्स आने वाला, है ना। क्वैकिंग, पैर हिलाना, हम लोग बात कर लिए हैं। आर्गूमेंट जानते हैं, जोट डाउन, नोट डाउन जानते हैं। तो ऐसे आप वर्ड्स को कुछ कर लेंगे, 10 वर्ड्स मैंने कहा, ये आप लिखेंगे। कुछ क्वेश्चंस देख लें ताकि चैप्टर का अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए। व्हाट मेक्स राइटिंग इन अ डायरी अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर आन फ्रैंक। तो बस वही बात था कि 13 साल की जो बच्ची है उसका कौन पढ़ना चाहेगा, क्या लोग उसको लाइक करेंगे, यहाँ पे यही सेंस आएगा, पढ़ लेना इसको। और फिर दूसरे में है कि वाई डज आन वांट टू कीप अ डायरी, वो डायरी क्यों रखना चाहती है? क्योंकि पेपर हैज मोर पेशेंस, है ना। सी कांट ब्रिंग हर सेल्फ टू टॉक, वो बात तो कर नहीं सकती, चुपचाप उसे रहना है, हाइडिंग्स में रहना है, कंसंट्रेशन में रहता है, तो ऐसे जगह पे रहना है जहाँ पे वो एक फ्रेंड नहीं बना सकती, और ऐसे में एक ही फ्रेंड हो सकता था, कौन? डायरी। और फिर थर्ड नंबर, वाई डिड आन थिंक शी कुड कन्फाइड मोर इन हर डायरी देन इन पीपल, क्योंकि डायरी हैज मोर पेशेंस देन पीपल, दैट्स वाई उसने कहा कि मैं किसी और दोस्त को बनाने से अच्छा है कि डायरी ही मेरी दोस्त हो। तो फ्रेंड इतना तो ज़रूर है कि मेरे इस एक्सप्लेनेशन से आपको ये समझ में आया होगा कि एक 13 वर्ष की यान फ्रैंक है, वो क्या कहती है अपने बारे में, अपनी डायरी के बारे में वो क्या सोच रखती है, उस वर्ल्ड वार के समय उसका सिचुएशन कैसा था, वो कहाँ रहती है। तो ये बेसिक थॉट्स आपके मन में ज़रूर आए होंगे। आप वीडियो को फिर से देखेंगे, पूरी तरह से देखेंगे पेशेंस रख करके, और फिर उसको टेक्स्ट भी आप लाइन लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। आपको कोई प्रॉब्लम तो ज़रूर पूछेंगे, आई विल ऑलवेज हेल्प यू। थैंक यू।